गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे भारत के गवर्नर। देखो, आपको यहाँ पे समझना क्या है। सबसे पहली चीज है कि जो अलग अलग कंडीशंस हैं उनको समझिए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो चला किस तरीके से। तो पहले आपको समझना है, एक कंडीशन होगी गवर्नर ऑफ बंगाल। लिखने की जगह आप लोग समझने पे जोर दीजिए। अगर आपको याद रखना है तो समझिए, पहले कनेक्ट करिए। कहीं नहीं जा रहा है बोर्ड, दिन भर यहीं रहेगा। अब आराम से खोल के आगे पीछे करेंगे, सब हो जाएगा। तो एक कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है कि बंगाल में गवर्नर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो नहीं पढ़ना है ना डेटा, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बंगाल में दूसरी कंडीशन है बंगाल के गवर्नर जनरल। तीसरी कंडीशन क्या है? अब बंगाल के बाद ये किसके गवर्नर जनरल बनेंगे? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके? भारत के गवर्नर जनरल। अब जगह कम पड़ गई, तो हम और देखें तो एक है वाइस राय। क्या है बेटा? वाइस राय। तो ये जो वाइस राय हैं, एक ये कंडीशन है, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग चीजें घटित होंगी। जैसे हम एक एग्जांपल लें तो 1757, हालांकि अगर देखें तो बंगाल में पहला गवर्नर जो अपॉइंट हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, वो 58 में हुआ है। क्योंकि युद्ध हो गया, तो युद्ध से एक तरीके से इन लोगों की सत्ता तो स्थापित हो ही गई, इसलिए 1757 और कहीं कहीं आपको 1758 मिलेगा। तो ये 1773 तक क्या स्थिति होगी? बंगाल में गवर्नर होंगे। कौन होंगे बंगाल में? गवर्नर। दूसरी जो स्थिति है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो 1753 में एक्ट आ गया। और अच्छा, एक चीज यहां पे आपको फोकस जो करना है, जैसे इस पे करना है, रेगुलेटिंग एक्ट। यही रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में आएगा और बंगाल के गवर्नर को ये भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर देगा। नहीं सॉरी, बंगाल के, मैं रिपीट कर रहा हूं, गलती से गलत बोल दिया मैंने। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर देगा। तो इसके बाद अब क्या होंगे? गवर्नर जनरल होंगे। और ये जो गवर्नर जनरल हैं, ये अगर हम देखें 73 भी कह सकते हैं क्योंकि एक्ट आ गया, लेकिन एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये 1774 में हुई इनकी। तो 1774 से लेके कब तक? 1833 तक। तो 1774 से 1833 तक भारत में कौन रूल करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद 1833 में आएगा बेटा थर्ड चार्टर। क्या आएगा? तीसरा चार्टर। अच्छा, आपको यहाँ एक और चीज याद रखनी है कि ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटी भी है, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट को तो ये बहुत अच्छे से कवर करती है, इसलिए बिल्कुल आराम से समझिए, फोकस करिए। रिपीटेशन मोड में हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर गलत हुए तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इस चार्टर ने क्या किया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन थे बेटा? बंगाल के गवर्नर जनरल, उन्हें क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। किसके? भारत के गवर्नर जनरल में। किसने? ये 1833 का तीसरा चार्टर। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब हम इन्हें क्या कहेंगे? भारत के गवर्नर जनरल। और ये जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, अब कहां से शुरू होंगे?
तो 1833 से लेके 1858 तक, तो 1833 से 1858 तक क्या रहेंगे? भारत में गवर्नर जनरल रहेंगे। फिर 1858 में बेटा एक एक्ट आएगा, ठीक है? कौन सा एक्ट आएगा? अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि 1858 का एक्ट। 1858 में एक अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। क्या कहते हैं? अच्छे शासन का अधिनियम, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 या भारत परिषद अधिनियम 1858, कुछ भी कहें। गुड गवर्नेंस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सब इसी के नाम है। तो 1858 में एक अधिनियम आएगा और ये जो है, अब ये फिर से क्या करेगा कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे इन्हें ये वाइसराय में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो यहां से आप क्या देखेंगे? 1858 से 1947 तक हम क्या देखेंगे बेटा? वाइसराय देखेंगे। तो ये 4 कंडीशन हैं जो इतिहास में चलती हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ 1858 में समाप्त हो जाएगा। फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन आएगा, तो 1858 से लेकर 1947 तक, तो ये कंडीशन है। तो पहली स्थिति क्या है? शुरू में ये क्या बनेंगे? चूंकि इन्होंने बंगाल को कब्जे में लिया था तो ये बंगाल के गवर्नर बनेंगे। और इसी क्रम में बेटा अगर हम देखें तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर होगा वो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब आखिर में कहां तक चलेंगे बंगाल के गवर्नर? 1773 तक। तो जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होगा कौन? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ये होगा बेटा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहां थोड़ा सा रुक के आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? ये तो नॉर्मली याद ही कर लेते हैं बच्चे की पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का। लेकिन यही वॉरेन हेस्टिंग अब ये क्या बन जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। यहां आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है वॉरेन हेस्टिंग्स के। अब थोड़ा सा आते हैं हम इनके टेन्योर पर वॉरेन हेस्टिंग्स के। तो हमने आपको बताया था कि इनका टोटल टेन्योर 1772 से 85 तक का था, यस और नो? 1772 से 1785 तक का टेन्योर है बेटा, देख लो, अभी लिख लेना, बाद में हम छोड़ देंगे इसको। यहीं आप ही से बोल रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हो? हाँ, 1772 से 85 के बीच में क्या है? बंगाल में ये आया, बंगाल के अंतिम गवर्नर रहेगा ये। अब होता क्या है? 1772 से 1773 तक ये रहा बंगाल का अंतिम गवर्नर। क्यों? क्योंकि 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? जो बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया, ठीक है? तो गवर्नर ऑफ बंगाल कन्वर्ट इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यानी कि इस एक्ट के बाद तो अब गवर्नर रहेंगे नहीं, अब कौन सा पद आ जाएगा? गवर्नर जनरल का पद आ जाएगा बंगाल के। हुआ क्या था? पहले जब शुरू में होते थे तो ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर होते थे, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बने इस एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के, तो क्या हो गया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, क्या क्या थोड़ा सा समझिएगा, जैसे भारत की हम बात करें तो यहाँ बॉम्बे होगा मैप में,
यहाँ क्या होगा? बंगाल कलकत्ता। यहाँ क्या होगा? मद्रास। तो पहले बंगाल के अलग गवर्नर होते थे, मद्रास के अलग और बॉम्बे के अलग गवर्नर के रूप में। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अंडर में आ गए? तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब बंगाल के ही अंदर में, या कहें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आ गई थी। ये चेंज हुआ था, इसीलिए इसे गवर्नर की जगह क्या कहने लगे हम बंगाल का? गवर्नर जनरल कहने लगे। यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्या हो गया है? अब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई, केंद्रीकरण हुआ। पहले 3 अलग अलग जगहों पे 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब इन तीनों जगहों को एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है? इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की शुरुआत हमें कहाँ दिखाई देगी? रेगुलेटिंग एक्ट से दिखाई देगी, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। समझ में आई? तो अब इस एक्ट से क्या होगा? बंगाल में बनेंगे गवर्नर जनरल। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनका टेन्योर 1772 से टोटल 85 तक है। तो 1772 से 73 तक तो ये क्या बन गए? बंगाल के अंतिम गवर्नर। अब यही व्यक्ति कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बनेगा? तो ये बनेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। कब से? तो 1774 से लेके 85 तक। आप अगर 3 भी कहेंगे तो गलत नहीं है वो, क्योंकि कंटिन्यू तो एक ही व्यक्ति कर रहा है। 3 कहने का मतलब क्या कि जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और अब ये कहने लगे कि ये बंगाल के गवर्नर नहीं है, बंगाल के गवर्नर जनरल है, तो उस स्थिति में 73 भी अगर लिखा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली बात करें तो पद कब से ग्रहण किया इन्होंने गवर्नर जनरल का? 1774 से। तो 1774 से 85 के बीच में ये क्या कर रहे हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे। और ये चूंकि पहली बार बन रहे हैं तो ये क्या बन गए? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे एक ही व्यक्ति है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अब वो बंगाल का क्या बन गया? पहला गवर्नर जनरल बन गया। इसको अगर और भी नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है 1772 से 85 के बीच में है। इस टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर देते हैं। पहला टाइम पीरियड 1772 से 3 तक, और दूसरा टाइम पीरियड 1774 से लेके 85 तक। इस दौरान ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करेंगे पहले, और इस दौरान ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो डिमार्केशन लाइन क्या है हमारी? जहां से चेंज हो रहा है, तो ये एक चेंज है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आता है। तो बंगाल में पहले और अंतिम गवर्नर क्लियर हो गए आप लोगों को कौन बना। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल के रूप में हमने किनको देख लिया? वॉरेन हेस्टिंग्स को देख लिया, और ये 1785 तक आपके रहते हैं। अब देखो, आप बिना पढ़े थोड़ा सा कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी आप जितना पढ़े हो उतने में बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के अंतिम गवर्नर, एक पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये हम पढ़ चुके हैं। बिना कुछ एक्स्ट्रा प्रयास की बात कर रहे हैं। इनका टेन्योर 1772 से 85 तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाओ। 1775 से 82 के बीच में एक युद्ध हुआ है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। किनके समय में होगा? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सूरत की संधि इन्हीं के कार्यकाल में, सालबाई की संधि इन्हीं के कार्यकाल में, पहला आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में, और 1780 से 84 में एक और युद्ध हुआ। पूरा बोला करो। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। आंग्ल मैसूर से क्या वो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? कहानी तो वही है ना। तो कौन सा?
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के समय हुआ, 80 से 84 के बीच में। अब 84 में जो संधि होगी वो किन के समय में होगी? कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। तो हमने बहुत कम पढ़े हुए भी अगर आपके पेपर में वॉरेन हेस्टिंग आ जाते हैं तो आप इतना लिख सकते हो। अब वॉरेन हेस्टिंग को बना कौन रहा है? गवर्नर जनरल। तो क्या कह सकते हैं भैया, इनके समय क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब जब इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट से जितनी चीजें आई होंगी वो सब किनके समय में होंगी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। क्या बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल कन्वर्ट इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और रेगुलेटिंग एक्ट है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी, ठीक है। इसी एक्ट से बेटा पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी किनके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। उसके पहले प्रमुख जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। तो बस हो गया खत्म। हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, जो हमें किस में देखनी है, एक्चुअली एग्जाम में बस इन्हीं में से चीजें आती। सिर्फ एक चीज और है, जैसे कि बताएगा कोई क्या? एक है कलकत्ता मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है, जो मुझे अलग से आपको एग्जैक्टली बताना है कि हाँ ये वॉरेन हेस्टिंग के समय का है। बस वॉरेन हेस्टिंग को हमने सब पढ़ लिया। अब लेकिन कैसे पढ़ा हमने? तो तरीका क्या है अच्छे पढ़ने का? यही सीखना है। अच्छे पढ़ने का तरीका है कि हम जो पढ़े हैं उसको हम सही जगह बिठा दें। अगर हम सही जगह नहीं बिठा पाएंगे तो हम याद ही करते रहेंगे और हम फिर भूल जाएंगे। समझ में आई बंगा कैसे वॉरेन हेस्टिंग हमने पढ़ दिया बिना बहुत ज्यादा दम लगाए? ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। अब इसके बाद चूंकि ये तो पहले हो गए तो कोई अंतिम भी होगा। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर नहीं सॉरी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? अंतिम, जल्दी बताओ। नहीं पता किसी को? विलियम बेंटिक। कौन होंगे? विलियम बेंटिक। अब देखो बेटा, इनके साथ भी यही कहानी। यहाँ देखो, फिर भूल जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ आप लिखने पे मत जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, लिखने को छोड़ दूंगा मैं। अब आ गए विलियम बेंटिक। ये हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इनकी स्थिति वैसी है जैसी वॉरेन हेस्टिंग की थी। कैसे? इसको समझते हैं। ये मैं हटा दूं, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे इनके टेन्योर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आई थिंक, क्योंकि हम अगला पेज लेंगे तो आप पिछला भूल जाते हो, इसलिए हम अगला पेज नहीं ले रहे, पहले हम इसी पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझो जरा। हमने ये तो बता दिया कि भाई ये 1774 से लेके 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं पहले। अब वॉरेन हेस्टिंग की बात हम देखते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक के टेन्योर पे बात करें हम पहले। तो इनका टेन्योर था बेटा 1828 से 1835 तक। टोटल कहाँ तक है इनका टेन्योर? 1828 से 35 तक। अब इनके टेन्योर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है 28 से 33 और एक है 1833 से लेके 35 तक। इसको भी 34 बता सकते हैं, जैसे 1773 को 4 किया वैसे ही। तो दो टेन्योर हमने 1828 से 33। इस दौरान चूंकि क्या चल रहे हैं, कहाँ तक है? 1833 तक बंगाल में गवर्नर जनरल है, तो ये क्या बने? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे 1828 से 33 तक। अब यहां जैसे ही आप देखेंगे 1833 में क्या आया इनके समय में? तीसरा चार्टर अधिनियम आया। और ये जो थर्ड चार्टर एक्ट आया, इसने क्या किया
कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इन्हें क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। तो अब इनका एक टेन्योर ये बचा हुआ है 1833 के बाद वाला, चार्टर एक्ट के बाद वाला। तो इस दौरान ये बचे हुए टेन्योर में क्या बन जाएंगे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो समझ में आया। तो इस दौरान ये क्या बनेंगे अब यहाँ, तो आप देखोगे इनके जो टेन्योर था 33 से 35 का, ये क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। और कौन से, फर्स्ट। और किसकी बात कर रहे हैं, विलियम बेंटिक की। तो विलियम बेंटिक क्या बन गए, भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। तो इस तरीके से अब हमारी किसकी शुरुआत हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। लेकिन इन सब स्टेटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है। भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल या बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है। ये बंगाल के पहले गवर्नर और अंतिम गवर्नर और जितने गवर्नर यहाँ तक हैं, कहाँ तक, ये सब किसके अंडर में हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो अब क्या हो गया, बंगाल के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहले बने तो अब कोई लास्ट में भी बनेगा, तो फिर से कैनिंग के साथ वही होगा जो बेंटिक के साथ हुआ। अब कैनिंग जब आएंगे तो कैनिंग का टेन्योर बेटा 1856 से 62 तक का है। कब से कब तक का है, 1856 से 62 तक। तो 1856 से 58 तक ये क्या बन जाएंगे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और फिर आ जाएगा क्या, 1858 का अधिनियम। और 1858 का अधिनियम क्या करेगा, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बना देगा। तो इसीलिए कैनिंग अगर आप देखोगे तो 1858 से 62 तक क्या बनेंगे कैनिंग, भारत के कैसे, पहले दूसरे दसवें, पहले, जब पहली बार बन रहा है तो यही कैनिंग क्या बन जाएंगे, फर्स्ट वाइसराय। यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो भारत के पहले वाइसराय बन गए इस तरीके से। तो इनके टेन्योर को जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं, किस दो हिस्से कौन कौन से, 1856 से 58, तो इस दौरान करेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम। और जब इनके दूसरे टेन्योर पे जाएंगे हम 1858 से 62 के बीच में, तो ये क्या बन जाएंगे, भारत के पहले वाइसराय। और यहां से 1858 के बाद से अब किसका शासन शुरू हो गया, बोलो, ब्रिटिश क्राउन का। तो अगर आप कहोगे कि वाइसराय किसके अंडर में है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, या कहें ब्रिटेन के जो महाराजा थे उनके अंडर में रहेंगे वाइसराय। इनके लिए थोड़ा और पेंच फंसा दे, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं हो रहा है भारत के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई भारत विभाजन योजना किसकी थी, माउंटबेटन की। और हम क्या बोलते हैं, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन है। तो अब ये कैसे हो गए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। तो अब दो बातों में थोड़ा सा अच्छे से समझिए। जब प्रश्न पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, रिपीट करूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो होंगे कैनिंग। लेकिन क्वेश्चन जब आपसे सीधा आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा क्या, माउंटबेटन। समझ में आई बात, क्लियर हुई दोनों बातों में अंतर। और समझो, यहां जो कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। अब 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल बनेंगे इस एक्ट के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो अभी भी रहेंगे, लेकिन अब वो किसके अंडर में होंगे, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन,
ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के गवर्नर जनरल। तो यहां से भी 1858 से वाइसराय के साथ में गवर्नर जनरल तो कहेंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन अंतर क्या आया, अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाएंगे। ऊपर तक 1858 के एक्ट के पहले तक, यहां से लेके, कहां से, अगर हम बोले 1757 से लेके 1858 तक किसका शासन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश, ई ईस्ट, आई इंडिया, सी कंपनी। तो BEIC है यहाँ पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। और देखें तो 1858 के एक्ट के बाद से लेके 1947 तक अब कौन है, ब्रिटिश क्राउन। और अगर आपसे कोई ये भी कह दे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, तो भी सही है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग स्थितियां हैं। यहां तक मतलब बंगाल में गवर्नर पहले और अंतिम, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लॉर्ड कैनिंग। यहां तक का जो शासन है यहां, वो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। 1858 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन आ गया, ब्रिटिश क्राउन। अब बनेंगे वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये बेसिकली अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होंगे, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसीलिए भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे कोई कह दे, जिसपे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लोग जैसे ही पढ़ते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल, धड़ से आंसर लगाते हैं लोग विलियम बेंटिक। लेकिन क्वेश्चन समझना, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे, कैनिंग होंगे। ब्रिटिश क्राउन का शासन तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, और ये पहली बार बनेंगे गवर्नर जनरल। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे। तो शब्दों का ही खेल है जिसमें आपको ध्यान रखना है। और क्या था, इस वाइसराय शब्द को लाने का अर्थ क्या था। और अगर आप देखोगे ना, एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और वाइसराय भी था। तो वो कैसे था, जब ये वाइसराय कब कहलाते थे, जब ये देसी रियासतों में जाते थे, प्रिंसी स्टेट। प्रिंसी स्टेट कौन से एरिया थे, जहां पर देसी राजा जो हैं वो शासन कर रहे थे। जैसे एग्जांपल भोपाल रियासत, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद, कश्मीर। जब ये इन रियासतों में जाते थे, कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब ये वाइसराय थे। एक तरीके से वाइसराय के रूप में काम करते थे, वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज के रूप में थे। एक तरीके से कहें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि थे ये। वाइसराय का अर्थ क्या होता है, वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज। तो इनके पास लिमिटेड पावर थे, ठीक है। तो ये कहाँ होते थे वाइसराय, जब ये देसी रियासत या प्रिंसी स्टेट में होते थे। जब आप बात करोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था जब ये ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे। अब ब्रिटिश इंडिया क्या था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, जिसपे शासन कौन चला रहा था, ब्रिटिश शासन चला रहे थे। तो जब ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर में काम करते थे, तो ये कहलाते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके पास ज्यादा पावर्स होती थी। तो व्यक्ति एक ही था, देसी रियासतों में प्रतिनिधि के रूप में जब ये जाते थे, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थे, वाइसराय थे। और जब ये ब्रिटिश इंडिया की बात करें, जहां इनके पास सारी शक्तियां विद्यमान थी, तो ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के गवर्नर जनरल।
तो इस तरीके से कैनिंग बनेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के अधीन, और माउंटबेटन जो होंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। जैसे पूछें, ठीक है, क्या पूछते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन, माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे पूछें कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, बस ये नहीं कहा कि कौन, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल क्या बताओगे आप, सी राजगोपालाचारी। सुनना क्वेश्चन को, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन है, राजगोपालाचारी तो भारतीय हैं। लेकिन अगर पूछें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, सीधा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे, ना कि माउंटबेटन। हाँ, अगर ये बोल दें कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब बोलते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अब दिमाग में दो चलता है, अंग्रेज वाले, भारत वाले, तो उसने नहीं कहा ना किसके, बस भारत में जो अंतिम रूप से गवर्नर जनरल हो, तो हम जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी थे। और अगर याद नहीं आ रहा हो तो जून 1948 से 50 के बीच में सी राजगोपालाचारी बने थे माउंटबेटन के जाने के बाद, क्योंकि मार्च 1947 से जून 1948 तक कौन थे, माउंटबेटन थे। समझ में आ रही है, बहुत हैवी हो गया। पहले तो इतना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखो, और कहीं भी डाउट हो मन में तो पूछो अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है। लाइव में किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपका हमेशा गलत होगा ये क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं, 98% लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि होती क्या है कहानी। क्वेश्चंस पे आ जाए कि क्वेश्चन क्या आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बता दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो कॉन्सेप्ट भूल भी गए और पेपर में बन जाए। पहला क्वेश्चन बनता है गवर्नर से, जो हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा गवर्नर से, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ, इसने खुद ही भाग लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, डायआर्की किसने शुरू की थी। अब डायआर्की में क्या होता था, एक बंगाल में गवर्नर होता था और एक होते थे बंगाल के नवाब, तो दो लोग शासन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, द्वैध शासन। डाई आर्की, आर्की मीन्स रूल और डाई मीन्स दो, तो दो लोगों का शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछें कि द्वैध शासन समाप्त किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने बेटा 1765 में क्या शुरू कर दिया था, द्वैध शासन। देखो अब आप समझो इसकी कहानी है कहां से शुरू। आपने देखा कि बक्सर का युद्ध जीत गए हेक्टर मुनरो, इसके बाद 1765 में किसको बुलाया गया, दूसरे टेन्योर के लिए। 1765 में आके ये इलाहाबाद की संधि करता है फर्स्ट, जिसके दौरान इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिलते हैं। तो इस दौरान ये क्या करता है, बंगाल में द्वैध शासन या डायआर्की स्थापित कर देता है 1765 में, 1765 में। और डायआर्की का मतलब क्या है यहाँ, डायआर्की का, ठीक है। तो कौन कौन होंगे, एक होगा गवर्नर और एक होंगे नवाब साहब, तो दो लोग हो गए। और ये इतना चंट था, बोले एक काम करो, भूराजस वसूल लेना और दे मुझे देना, और जिम्मेदारी आप ले लो सारे प्रशासन की, दीवानी हमें दे दो, निजामत आप रख लो। अभी थोड़ी देर के लिए आप ज़्यादा टफ शब्दों पे ना जाएं, हम बस इतना समझ लें कि द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन, डायआर्की। तो इसने डायआर्की को शुरू क्यों कैसे कर पाया, क्योंकि इन्होंने हरा दिया बंगाल को, तो ये डायआर्की शुरू कर दी। जब वॉरेन हेस्टिंग आएंगे, वॉरेन हेस्टिंग कब आए,
आते से पहला काम इनका 1772 में क्या होगा? द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि डायआर्की किसने शुरू की? एबोलिशमेंट ऑफ डायआर्की, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव 1760 में चले गए थे। अब दौड़ाओ बैक फ्लैश की मेमोरी। 1760 में हॉलवेल आ गए थे, जिनके समय की ब्लैक होल ट्रेजेडी है। ठीक है, इसके बाद बस इतना याद रखना है कि वेंसी टार्ट जो है, इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर वेंसी टार्ट। ठीक है, शुरू में आपको गवर्नर से बहुत ज्यादा कोई लगाव नहीं है, बस पहले से और आखिरी से होगा। बाकी के सिर्फ इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि कभी पूछ लें कि इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन? बोलो। वेंसी टार्ट। फिर आगे बढ़े हम, तो फिर और आगे बढ़े तो क्या आया कि भाई 64 तक वेंसी टार्ट रहे, 65 तक मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए। 65 में एक छोटे से टेन्योर के लिए एक्चुअली दूसरा आता है, वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उस पर अपन अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। 1765 से 67 के बीच में ये आया। अब अगर आपसे जैसे पूछ लें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्वेश्चन, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या बता सकते हो? क्या है ये? बंगाल का पहला गवर्नर, प्लासी का युद्ध, दो बातें यहाँ हो गई, चला गया। 1760 तक ये दो काम हो गए। फिर ये 65 से 67 में दूसरा टेन्योर। उस दौरान इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद की फर्स्ट संधि, इलाहाबाद की सेकंड संधि, उसकी पूरी डिटेल आप रॉबर्ट क्लाइव में डाल सकते हो अगर चाहो तो। इसके बाद 1765 में इसी के बाद डायआर्की, द्वैत शासन स्थापित किया इसने। बस इतना सा तो रॉबर्ट क्लाइव है, खत्म हो गया, चली गई, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव चला गया। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई कि क्या है कहानी? हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर और गवर्नर जनरल वाइसराय की, इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यही वॉरेन हेस्टिंग क्या बन गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो फिर एक अगला क्वेश्चन बनता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये तीसरी बात हो गई। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन है? विलियम बेंटिक। और जो विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यही बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। फिर एक क्वेश्चन बनता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन याद रखना यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल के, सॉरी, भारत के अंतिम, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिक्स हो रहा है थोड़ा सा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आंसर होगा कैनिंग। ये मैं आपको लास्ट में नोट भी करा दूंगा सब। फिर आगे बात आती है कि भारत के पहले वाइसराय, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, भारत के पहले वाइसराय कौन है? कैनिंग, ये कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन या ब्रिटिश संसद के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आंसर में विलियम बेंटिक और कैनिंग दोनों होते हैं। तो अब अगर आप तो दिमाग में ये रख लो कि ब्रिटिश क्राउन बोलेंगे, देखो सी से क्राउन और सी से कैनिंग, सी से बेंटिक तो होता नहीं है, तो क्राउन होगा तो कैनिंग होगा। और बोले तो ब्रिटिश क्राउन कनिंग थे ये बहुत, कुछ नहीं तो थोड़ी देर के लिए ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। तो कैनिंग जो होंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहले वाइसराय भी होंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल भी होंगे। जबकि
यही व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे 56 से 58 के दौरान। ये एक बात हो जाती। फिर जब हम 1947 में आते हैं तो यहां से दो प्रश्न है। एक प्रश्न क्या है, सीधा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कुछ नहीं कहा उन्होंने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्राउन। तो जब भी आपसे कहा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के अंतिम अंग्रेज या ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम ब्रिटिश या अंग्रेज गवर्नर जनरल, तो अब होंगे माउंटबेटन। एक तो इतने प्रश्न हैं जो सीधे सीधे बनते हैं एग्जाम में, जहां से मिक्स होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैनिंग भी मिलेंगे, बेंटिक भी मिलेंगे, माउंटबेटन भी मिलेंगे और सी राजगोपालाचारी मिलेंगे। यही चार ऑप्शन होते हैं, वो जो चारों हैं चीजें अलग अलग। तो सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो बच्चों से यही होती है। तो भारत के सीधा क्वेश्चन है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या, माउंटबेटन। ठीक है। और बोले भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन। क्लियर हुआ इतना? तो एक तो ये सीधे सीधे प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी हमें लगता है आप लोगों को। क्या विलियम बेंटिक? देखो विलियम बेंटिक जो हैं ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखो टेन्योर से जाओ, एक पेज ले लेता हूं मैं और अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें। देखो चेंज कहाँ कहाँ है। एक है विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक का जो ओवरऑल टेन्योर है ना वो ऐसे डिवाइड है 28 से 33 और 33 से 35। जब ये 28 से 33 के बीच में होंगे तो ये क्या होंगे, बोलो? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। जब ये यहां होंगे तो ये क्या होंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, इतना नहीं है, पूरा है क्या, अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल। एग्जैक्टली ये सही स्टेटमेंट ये है, लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछता है वो क्या पूछता है, वो पूछता है इतना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल। आंसर क्या होगा, विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, चाहे वो ऐसे पूरा पूछे या इतना पूछे, तो दोनों स्थितियों में आंसर क्या है, विलियम बेंटिक। ये वाली क्लियर हो गई विलियम बेंटिक की कहानी। अब हम आते हैं, एक जो चेंज है वो है कैनिंग के समय, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। तो कैनिंग के टेन्योर को भी हम ऐसे ही डिवाइड कर दें, 1856 में ये आए और 58 तक ये रहे। फिर इनका टेन्योर एक और इसी समय अगला 58 से 62 का होगा। जब ये 56 से 58 के बीच में थे तो ये क्या है, लास्ट, बोलो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हैं कैसे ये, अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब ये क्या बनेंगे, तो एक तो सीधा आंसर है फर्स्ट वाइसराय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कोई कोई है ही नहीं इससे पहले वाइसराय, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन अंतर कहाँ है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। क्या कह रहे हैं हम, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल।
तो भी आंसर क्या है? कैनिंग। जबकि आप यहां क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल तो हैं इंडिया के, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल, आपको आंसर करना है विलियम बेंटिक। हाँ, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन के महाराज, राजा, इन्हें क्राउन बोलते थे। क्राउन नहीं होता, लड़कियां लगाती हैं, जो लगाती हैं ना शादी आदि में जाती हैं, जब दूसरी की मतलब अपनी फ्रेंड की शादी में जाती हैं, एकदम राजकुमारी बन के जाती हैं। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन है, ये ब्रिटेन के महाराज हैं। तो ब्रिटेन के महाराज के अंडर में जो पहला वाइसराय था वो भी कैनिंग था, और ब्रिटेन के महाराज के अंडर में जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो भी कैनिंग है। अच्छा, यहीं से हम एक क्वेश्चन आपसे अगर थोड़ा सा यहीं फंसाएं, लास्ट वाइसराय कौन है भारत के? भारत के अंतिम वाइसराय? बिल्कुल, वेरी गुड। कौन होंगे? माउंटबेटन। होंगे कि नहीं होंगे? देखो, आप सी राजगोपालाचारी नहीं बोल देना, क्योंकि भाई सी राजगोपालाचारी क्या वाइसराय के हो सकते हैं? वो तो अब भारत के हैं, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज क्यों होंगे? तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन है? भारत का अंतिम वाइसराय, तो भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन, भारत का पहला वाइसराय कैनिंग। ठीक है, अब बोले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सीधा क्वेश्चन क्या बोलना है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर कहें भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और अगर हम कहें ऑब्लिक कर दें वाइसराय, तो भी आंसर क्या? माउंट बेटन। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लें भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? इंडियन कौन है? सी राजगोपालाचारी। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं। लेकिन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय की बात करें तो माउंटबेटन होंगे। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं पहले और अंतिम वाले, बस इससे ज़्यादा आज तक भारत के किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। जितने पूछे जाते हैं बस यही हैं, जो पहले कौन सा, पहला, अंतिम कौन सा। अब इसके बाद जो गवर्नर और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनता है वो होता है इनके टेन्योर में। जैसे एक दो क्वेश्चन हम और बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन पूछते हैं, भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? भारत की पहली जनगणना, अच्छा पहले तो ये बताओ पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। तो उस समय कौन था? मेयो। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई वो मेयो के समय हुई। लेकिन पूछे पहली 10 वर्षीय जनगणना, तो रिपन के समय हुई 1881 में। ये दो क्वेश्चन और पेटेंट हैं जो आते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी तो विलियम बेंटिक और कैनिंग की समस्या खत्म। बोलिए बेटा, क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई समस्या? हाँ पूछिए। अरे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी ये मत सोचिए कि बहुत हो रहा है, वो तो है बहुत, इस पे तो अब कोई वो नहीं है। आप तो बस ये बताइए कि ये समझ में आ रहा है या नहीं। देखो, पहला स्टेप है किसी भी तैयारी को करने का कि हमें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। आपको क्रिस्टल क्लियर होगी तो अगला स्टेप आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी तो याद होने से ही रहा, और याद भी हो जाएगा तब भी हम गलत तो कर ही
देंगे। तो ये स्थितियां आपकी यहाँ पे रहती हैं। 8-10 पॉइंट और बता दें जो गवर्नर जनरल से आते हैं, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, बस उनको सुन लीजिए, बाद में मैं नोट डाउन करा दूंगा। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया? ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया? कैनिंग के समय। किसकी बात कर रहे हैं? विडो रीमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, ये है 1856 का। ये बहुत आता है कि कैनिंग के समय आया। फिर एक आता है सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट। अच्छा बताओ, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? अरे ये क्या बने? लास्ट गवर्नर जनरल थे, और यहाँ ये क्या बने? मैंने क्या कहा था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे तो भी यही। तो विलियम बेंटिक के समय आया बेटा सती प्रथा निषेध अधिनियम। क्या आया? सती प्रथा निषेध अधिनियम। ये था 1829। ये बहुत आता है, सती एबोलिशन एक्ट 1829। अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, एट द एंड आपको सब याद हो जाएगा, तो अनावश्यक पैनिक नहीं होना है। बाकी लोगों को भी हो गया, आपको भी हो ही जाएगा। बस आप रेगुलरली जैसे बता रहे हैं वैसे करिए, और जितना रिवीजन करवा रहे हैं उतना रिवीजन करिए। अगर आप अच्छे से करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, चाहे कैसे ही क्वेश्चन आए। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि विलियम बेंटिक से आता है सती प्रथा निषेध अधिनियम किसके समय आया? विलियम बेंटिक के समय। सती एबोलिशन एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ या आया? तो कैनिंग के समय। ठीक है, भारत की पहली जनगणना किसके समय हुई? तो मैंने अभी बताया था 1872। कौन थे? मेयो के समय। ऐसे ही इनसे पूछे, यहाँ से क्वेश्चन मेयो से और पूछा जाता है, भारत के कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या भारत में उनके कार्यकाल के दौरान की गई? तो कुछ नहीं, मेयो से याद रख लेना, मेयो का मर्डर हुआ है। एम से मेयो, एम से मर्डर, तो मर्डर किसका हुआ? मेयो का। और इनका मर्डर भी 1872 में हुआ। बस ये पूछा जाता है कहाँ हुआ? तो अंडमान में हुआ। जब ये अंडमान में सेलुलर जेल देखने गए थे तो उसी दौरान इन्हें मार दिया था एक अफगानी ने चाकू मार के। तो मेयो का मर्डर हुआ। और मेयो के समय में क्या हुई बेटा 1872 में? पहली सेंसस या जनगणना। तो फर्स्ट सेंसस किसके समय? मेयो के समय हुई। एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही एक और प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिपन से है कि भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना, कौन सी जनगणना बेटा? तो पहली डिकेडल या 10 वर्षीय जनगणना। तो 10 वर्षीय जनगणना जो है वो पहली कब हुई? 1881 में। और ये किसके समय हुई? रिपन के समय में। और इन्हें ही कहा जाता है बेटा स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पूछा जाता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन। अच्छा, मैं रिपन और लिटन को आपको तुलनात्मक पढ़ाऊंगा तो वो बहुत आराम से याद होते हैं। जो जो कांड लिटन ने किए थे, जो गलत कार्य किए थे, रिपन ने उनको सही किया था। तो रिपन अपने आप को कहते थे रिपन द गुड। ये भारत के सबसे अच्छे गवर्नर जनरल थे रिपन। 1880 से 84 का इनका टेन्योर है। और ये बोलते थे, इनका एक स्टेटमेंट था कि लोग मुझे मेरे जाने के बाद मेरे कार्यों के लिए याद करेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जैसे भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना कराई 1881 में, स्थानीय स्वशासन के लिए कार्य किया, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। पहला कारखाना अधिनियम इनके समय आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट इनके समय आया। हम आगे पढ़ेंगे ये सब बातें, और ये आती हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और एक होता है दास प्रथा।
स्लेवरी को किसने समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किसने किया? ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे कि स्लेवरी या दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हुई थी? कौन सी प्रथा? दास प्रथा। लाइव में अगर कोई बताना चाहे तो बता दीजिए, नहीं तो होमवर्क मान लीजिए आप। कौन? रिपीट करिए एक बार जल्दी से। वेरी गुड, देखो आंसर भी किया किसी ने। तो ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। जल्दी से एक रिव्यू, फटाफट फटाफट, बस अब लिखना बंद, सुन लीजिए फिर लिखते रहिएगा। 1757 से भारत में गवर्नर शुरू होते हैं बंगाल में, जो कि पहले गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव थे। इनके समय में प्लासी का युद्ध होता है। फिर जब ये चले जाते हैं तो इन्हीं के समय में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जब ये दोबारा आते हैं, और 1765 में ये द्वैत शासन को शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बंगाल में जो अंतिम गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिनका टेन्योर 1772 से 1785 तक है। तो 1772 से 3 तक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर रहते हैं। इस दौरान एक तो ये द्वैत शासन या डायरकी को समाप्त करते हैं, फिर 1773 में इनके समय में आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1774 में ही क्या बन जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसके पहले जो अध्यक्ष हैं या कहें कि पहले जो प्रमुख थे सर एलिजा इम्पे थे। इसके बाद हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में, और वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही 1780 से 84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और मतलब कि सूरत की संधि, सालबाई की संधि और मंगलौर की संधि। तो सूरत की संधि से आंग्ल मराठा युद्ध पहला शुरू होता है और सालबाई की संधि से समाप्त होता है, जबकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो सेकंड था वो किससे समाप्त हो रहा था? 1784 की मंगलौर की संधि से। ठीक है, कलकत्ता मदरसा भी इन्हीं के समय में स्थापित होता है। फिर हमने बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की थी, तो ये बनी गए थे। अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को देखते हैं। 1828 से 35 का टेन्योर है। 28 से 33 के बीच में सबसे पहले इनकी महत्वपूर्ण घटना 1828 में राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना करेंगे। 1829 में इन्हीं के समय में क्या आएगा? सती प्रथा निषेध अधिनियम, दिख रहा है? सती प्रथा निषेध अधिनियम आएगा इनके समय, विलियम बेंटिक के समय में। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और इनके समय सती प्रथा निषेध अधिनियम आया था। फिर इसके बाद 1853 से लेके 1858 तक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? भारत के गवर्नर जनरल हैं। तो यही भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक, और इसके बाद कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो हैं लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद 1858 का अधिनियम आएगा, जिसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्हें वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन के अधीन गवर्नर जनरल बन गए। इस तरीके से कैनिंग जो थे भारत के पहले वाइसराय बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल तो बने लेकिन किसके अंडर में? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में बनी ये। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से वाइसराय बनना शुरू हो गए हैं, और भारत के अंतिम वाइसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भी माउंटबेटन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, या कहें भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसे भी बोले भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय जहां जहां आए वो तो सी राजगोपालाचारी आपको लगाना है। तो ये आपकी कहानी हो जाती। इसके अलावा पहली जनगणना मेयो के समय में हुई थी। मेयो की हत्या अंडमान में की गई थी, मर्डर। रिपन के समय में भारत की पहली डिकेडल या 10 वर्षीय जनगणना हुई। पहला कारखाना अधिनियम भी 1881 में आया। इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ। इन्हीं के समय में जो एज 21 से 19 कर दी गई थी, फिर से इन्होंने 19 से 21 कर दी। इन्हीं के समय में
एक एक्ट आता है जिसके विरोध में व्हाइट म्यूटिनी होती है, कोई बता सकता है? इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के समय में आएगा, हम बताएंगे कि क्या होता है इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल के विरोध में ही बेटा क्या बनता है? तो इल्बर्ट बिल के विरोध में ही व्हाइट म्यूटिनी या श्वेत विद्रोह होता है। तो इतनी सारी कहानियां जो हैं वो रिपन से संबंधित हैं। अगर हम ओवरऑल अभी बात करें तो हमने गवर्नर जनरल से संबंधित जो 80 to 90% क्वेश्चन हैं वो यहाँ आपके कवर हो जाते हैं, जबकि अभी हमने गवर्नर जनरल बहुत सारे पढ़े ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको कई सारे। इतना आप एटलीस्ट अभी अच्छे से याद रख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं पार्ट 2 में। ठीक है? क्या एलिजा एम्पे तो न्यायाधीश थे, वो आप मिक्स कर रहे हो, एलन बरो। ठीक है, एलन बरो जो थे उन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की थी। चलिए भाई, थैंक यू।